नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा और 5 की बात में शुरुआत करते हैं फिल्म पठान की बात से। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद शाहरुख खान सिल्वर स्क्रीन पर आ गए हैं और जोरदार तरीके से वापसी हुई है। 2023 की सबसे बड़ी फिल्म पठान थिएटर्स में रिलीज हो गई और इसके पहले दिन पहले शो के लिए दर्शकों ने बहुत बड़ी तादाद में लाइन लगाई, भीड़ उमड़ी इसे देखने के लिए अलग अलग जगहों पर। तो ये खबरें आई कि कई जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स हैं वो वापस खुले सिर्फ इस फिल्म के लिए। फिल्म देखने वाले शाहरुख खान के जो फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनमें बहुत इसको लेकर उत्साह भी है, बहुत सारा जोश देखा जा रहा है। एडवांस बुकिंग इसकी जबरदस्त हुई थी, सारे रिकॉर्ड तोड़ा इसने। ब्रह्मास्त्र के एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड तोड़े। सिनेमा घरों के बाहर सुबह से ही शाहरुख खान के जो फैन हैं उनकी भारी भीड़ लगी रही। शाहरुख के फैंस आज का दिन तो पठान डे के तौर पर भी मना रहे हैं। शाहरुख खान, जिन्हें किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है, पठान में वो एक एक्शन हीरो के तौर पे नजर आ रहे हैं। एक एक्शन अवतार में हैं वो। फिल्म में दीपिका पादुकोण है, जॉन अब्राहम है और जो फिल्म देखने गए उन्हें सरप्राइज उनके लिए एक था सलमान खान की कैरेक्टर के तौर पे। फिल्म पठान आज देश भर के करीब 5000 से ज्यादा सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। फिल्म की जबरदस्त एडवांस बुकिंग हुई जिसमें करीब 50 करोड़ तक की ओपनिंग का अनुमान है। ये भी खास है कि ये फिल्म बुधवार को रिलीज हो रही है, शुक्रवार को नहीं जैसा कि अमूमन होता है। और उसके आगे एक लॉन्ग वीकेंड है, तो वीकडे में फिल्म रिलीज हुई है। कल 26 जनवरी है, उसके बाद की छुट्टियां हैं, तो लोगों को 3-4 दिन की छुट्टी है। कल गणतंत्र दिवस और उसके बाद की छुट्टियों में भी भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि पहले हफ्ते में ही पठान फिल्म की रिकॉर्ड कमाई का अनुमान लगाया जा सकता है। फिल्म समीक्षकों का कहना है कि 4 साल के बाद शाहरुख खान की फिल्म आई है, इसे लेकर लोग बहुत उत्साह में हैं। तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से जो नजारा नजर आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले मुंबई, और मुंबई से प्रशांत सिसोदिया बता रहे हैं फिल्म को लेकर लोगों में किस तरह का रिएक्शन रहा, कैसा उत्साह था, कितनी भीड़ थी वहां पे। अब ये कैसी लगी आपको? बढ़िया है सर पिक्चर, मजा आ गया। एक्शन भी बढ़िया लगा, शाहरुख खान है बस। खत्म है सब कुछ। एक्शन बढ़िया लगा, पहली बार ऐसा कुछ अलग एक्शन देखने के लिए मिला। हॉलीवुड लेवल में देखने के लिए मिला। एक्चुअली नो डाउट एनी टाइम बेस्ट, अभी तक के सबसे बेस्ट मूवी बॉलीवुड की सबसे बेस्ट मूवी। डायलॉग बाजी कैसी लगी आपको? डायलॉग शाहरुख खान है तो डायलॉग है पूरा मस्त है डायलॉग, एक नंबर। कौन सा डायलॉग ज्यादा पसंद आया? सोल्जर वाला। देश को, कौन सा डायलॉग था? सोल्जर वाला, देश को तुम्हारी भी जरूरत है। देश को तुम्हारी। आप कहाँ से आए हो? हम लोग मुंबई से। मुंबई से कौन सी जगह? वडाला से इधर सुबह का। मैं सुबह का शो देखने के लिए आया, कोई शो नहीं मिल रहा था बीच में। अच्छा, कहाँ ट्राई किया था आपने? मैंने आईमैक्स में भी ट्राई किया, आईमैक्स में भी शो नहीं मिला। यहाँ का ट्राई किया, सब जगह फुल था, तो यहाँ आना पड़ा हम लोग। सब जगह। ये मूवी सबसे बेस्ट पार्ट लगा जो भाईजान का रोल आया था सलमान के साथ। शाहरुख तो जबरदस्त पहाड़ू रोल था। शाहरुख खान what else शाहरुख खान phenomenal movie, spotless, क्या फाइन एक्टिंग। और शाहरुख को इतने दिनों बाद देखना। आप लोग कौन से एरिया से आए फिल्म देखने? वर्सोवा। तो बोरीवली से कौन आया है? मैं। तो बोरीवली से क्यों आए हो आप? एक्चुअली मेरा कॉलेज है अभी, लेकिन मैं क्लास छोड़ के मूवी देखने आया हूँ शाहरुख की। तो आप सोच सकते हो क्लास बंक करके शाहरुख खान को देखना है। मैं मेरा प्रेजेंटेशन छोड़ा है आज का। शाहरुख खान देखना है इसलिए। एनी डे शाहरुख। बट मुझे एक बात बताइए, शाहरुख के लिए मूवी देखो, सिर्फ शाहरुख के लिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड he'll win your hearts like he does always. Every time. 4 years it was just surreal, amazing. बट मुझे ये बताइए कि आप सुबह 6 बजे उठे होंगे, 7 बजे। कितने बजे उठे हो आप लोग? 6 बजे। सोया कौन कल रात को? मेन बात तो वही है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताओ कि पहला ही शो क्यों देखना था? बाद में भी देख सकते थे कोई शो। फर्स्ट शो का फील अलग होता है, नो स्पॉयलर्स। और
Shahrukh Khan, that means first day first. Always. 4 साल का wait was enough, more than enough to wait more 4-5 hours. First day first show we had to come. आपको फिल्म में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? रिपीट नहीं करना, सबको एक एक चीज बोलनी है। शाहरुख की एंट्री, एक्शन, Shahrukh's his looks and the way he acted. The storyline was not predictable at all. टाइगर की एंट्री, Shahrukh Khan's charm. सर जो आने वाला है आगे, जो स्पाई यूनिवर्स बना है, उसका रिवील जो है, वेरी गुड, वेरी एक्साइटेड। I'd say the VFX and the background music phenomenal, heart winning. आप लोग यहीं जूहू के आसपास के रहने वाले हैं? या जूहू के आसपास ही। तो आपने कितने बजे का शो बुक किया है? अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock शो। या 8 AM। तो आप लोग आज कॉलेज नहीं गए क्या? है कॉलेज तो है, लेकिन हम ऐसा के बहुत बड़े फैंस हैं, वी वुड नॉट मिस दिस मूवी। तो कैसी लगी मूवी आपको? बहुत एपिक थी, लाइक पब्लिक रिएक्शन, इनफैक्ट द पूरा मूवी का प्लॉट इतना अमेजिंग था। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू वॉच इट, वाज अमेजिंग। लाइक हमारा मन कह रहा है दोबारा एक और शो देख लें। तो ये तमाम लोग जो हैं वो शाहरुख खान के ज़बरदस्त फ़ैन हैं। इसमें से किसी को टाइगर की एंट्री यानी सलमान खान की जो एंट्री थी वो बहुत अच्छी लगी। दिल्ली में लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोगों से बात की है गीता जोशी ने। फैंस हमारे साथ इस वक्त शाहरुख खान के मौजूद हैं। इन लोगों ने फिल्म देख ली है, इनका उत्साह देखते ही बनता है। We love शाहरुख, we love शाहरुख, we love शाहरुख, we love शाहरुख। इनसे फिल्म के वी लव शाहरुख हम सुबह से सुन रहे हैं, लेकिन फिल्म कैसी है वो इनसे जानते हैं। पहले ये बताइए कि फिल्म कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। 4 साल का इंतजार था, शाहरुख ने जो 4 साल का इंतजार करवाया, क्या वो फल लाया? हैप्पी टीयर्स, इट वाज हैप्पी। मतलब डाउनफॉल कैसा भी हो लेकिन कमबैक ऐसा ही होना चाहिए। सब्र का फल पूरी तरीके से मीठा हो गया, इतना मीठा हो गया कि मतलब अब और कुछ नहीं, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, मतलब 4 साल का सब्र टोटली वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। और अब इसके बाद जो बॉलीवुड की डूबती नहीं है ना, वो हमारे सार के ही बचा सकते हैं। अभी तो साल शुरू हुआ है, पहले महीने में पठान आ गई है, अभी जून में जवान आएगी और दिसंबर में डंकी आएगी। ये साल तो शाहरुख के नाम है, शाहरुख के नाम। धमाका कर दिया है। ये ओनली शाहरुख खान ही कर सकता है। बॉलीवुड को एक नया युग दे दिया, नया युग, नया एरा हैज स्टार्टेड विद शाहरुख खान पठान। आप चॉकलेट्स लेकर आई थी, सबका मुंह मीठा कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। मैम वो तो शाह सर ने मूवी से ही कर दी। अच्छा, शाहरुख किंग ऑफ रोमांस कहे जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारी फीमेल फैंस भी हैं उनकी। एक्शन ज्यादा पसंद आया या किंग ऑफ रोमांस पसंद आया? शाहरुख मतलब उसकी एक्शन, रोमांस, मतलब वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब हमारा आंखें ऐसी की ऐसी रह गई। एक सेकंड हम पलक नहीं झपका पा रहे थे। इट वाज अमेजिंग। जॉन के साथ जो एक्शन था वो हॉलीवुड लेवल एक्शन, हॉलीवुड लेवल, मतलब हम सोच रहे हैं कि बॉलीवुड मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, ऐसे एक्शन था जबरदस्त। जॉन भी जबरदस्त। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं, कई फैंस ऐसे हैं जो आज तो फिल्म देख चुके हैं, लेकिन आगे भी 2-2, 3-3 या 5-5 बार। मेरे 15 शो बैक टू बैक है फंडे तक के लिए। और मैं एक ही बात बोलूंगा कि शाहरुख साहब कभी ये नहीं सोचते कि बॉलीवुड ने उनको क्या दिया, वो हमेशा ये सोचते कि वो बॉलीवुड को क्या दे सकते हैं। जो युवा हैं उनमें शाहरुख खान के लिए कितना ज़बरदस्त क्रेज़ है, ये बात हैरान करती है कि शाहरुख खान के इतने सारे फीमेल फैंस, तो लोग बिल्कुल शाहरुख खान के दीवाने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और एक लंबे इंतजार के बाद फिल्म आई है तो और भी ज्यादा उत्साह है। जयपुर में क्या माहौल है, बता रही है हर्षा। कई ऐसे सिनेमा हॉल है जैसे जेम, जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा है, और यहाँ पर पठान के आने से बहुत अच्छा माहौल है। कोविड के दौरान सिनेमा हॉल्स जो खासकर जो सिंगल स्क्रीन है अच्छी बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पिक्चरें जो लग रही थी हाउसफुल नहीं हो पा रहा था। करीब 1000 की कैपेसिटी है लेकिन 200-300 ही चल रहा था। लेकिन पठान को लेकर बहुत अच्छा रिस्पांस है और सुबह की शो में ही आधे से ज्यादा टिकट्स यहाँ पर बुक थे और शाम की शो तो बिल्कुल हाउसफुल है। मिस्टर माथुर यहाँ पर आए हैं अपने स्टाफ को लेकर, सबको लेकर आए हैं, आपके स्टाफ को। बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी पहल है आपकी तरफ से कि आप सबको यहाँ पर लेके आए हैं। Thank you so much, and I'm really excited to watch Pathan, and today is first day and I
wanted to come first day, and that also in a movie like Gem Cinema. सिंगल स्क्रीन है ये, मतलब few single screen. Yes, of course. I go for all. I've seen movies in all halls and all, but I really enjoy this single screen movie here, and I enjoy movies watching here in Jaipur. गजेंद्र जी हैं यहाँ पर, मैनेजर हैं इस सिनेमा हॉल के। गजेंद्र जी, अपने आप में एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा चलाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि बहुत मुनाफा नहीं होता है इसमें, पिक्चर के हिसाब से है। आप एक हफ्ता पिक्चर लगाएंगे और वो नहीं चलेगी तो आपके तो 1000 सीट खाली जाते हैं, लेकिन पठान को लेकर मेरे को लगता है कुछ उम्मीद है। पठान के लेकर उम्मीद सर बराबर बांध रखी है, और अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो आगे और हमारी मूवी गोल बनेगी, तो चलाने के लिए हमको थोड़ा उत्साह मिलेगा, उमंग मिलेगी, और प्रयास करेंगे बराबर। और पब्लिक के लिए हमने जो फैसिलिटी दे रखी है उसमें कोई कमी कभी नहीं आने दी, क्योंकि ये सन 64 से चल रहा है सिनेमा। लेकिन बीच में बंद हो गया था, ये बात हुई थी कि मॉल शुरू होएगा यहाँ पे, फिर आपने वापस सिनेमा शुरू किया। मॉल वाल की सभी अफवाह हुई है बेकार की, क्योंकि ये तो कभी हमारे जो ऑनर हैं उनका कभी ये नहीं रहा, उनका मेरी पुरानी विरासत है, और मैं उसी को जिंदा रखूंगा जिसको उन्होंने चबाया है पूरा करके, किसी को लगे, और वही उन्होंने रखा आज तक। आज भी इसी प्रयास में कि चल जाए जैसे भी है, और ये जितना मीडिया हमारा सहायता कर सकता है उतना कुछ वही। पठान से उम्मीद है? पठान से उम्मीद है बराबर है, अच्छा तरह से आता है तो जरूर आएगा। आज कैसा है बुकिंग? अच्छी बुकिंग? आज अच्छा बुकिंग है, और आगे की भी बुकिंग है 29 तक अच्छी बुकिंग है। तो बहुत अच्छी बुकिंग है पठान को लेकर। सिंगल स्क्रीन सिनेमा के लिए एक वरदान साबित हो सकता है पठान। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और वाराणसी से रिपोर्ट दे रहे हैं अजय सिंह। पठान फिल्म का क्रेज मल्टी स्क्रीन सिनेमा हॉल में तो देखा जा रहा है, लेकिन बनारस के अंदर जो एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो है, सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो अब ना के बराबर बचे, उसमें एक सिनेमा हॉल यहाँ बचा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये आनंद मंदिर सिनेमा हॉल है, जहाँ पर कि ज़्यादातर जो है वो भोजपुरी फिल्में लगा करती है, भोजपुरी फिल्मों के लिए यहाँ जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर पठान का क्रेज आपको दिखाएं तो किस तरीके से लोगों ने टिकट ले रखा है, और अंदर शो शुरू होने से पहले जो है वो यहाँ पर लाइन उन्होंने लगा रखा है। और अगर हम वो बताएं कि किस तरीके से सारी व्यवस्था है, तो यहाँ पर जो है वो अगर आप देखेंगे तो पुलिस की भी अपनी व्यवस्था की गई है, 4 चौबंद व्यवस्था पुलिस की भी की गई है, क्योंकि पठान को लेकर के जो विवाद हुआ था तो किसी तरीके का कोई एक बात ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो है यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर देखने के लिए आए, पठान फिल्म देखने के लिए आए हैं, वो लोग आए हैं। हाँ, केवल पठान देखना है। पठान देखने? हाँ, केवल पठान देखना है। अच्छा, पठान देखना है। जिंदा आया अभी। तो पठान फिल्म का क्रेज है, शाहरुख खान का फैन। पठान ऐसा चीज है कि जो देखने में भी ट्रेलर उसका ऐसा ही है, कुर्सी की पेटी बन गई। पठान मूवी देखने में लगेगा अच्छा लगेगा, देखने में लगेगा। पहले दिन पहला शो देख रहे हैं, देखने आए। तो पठान का जो एक मतलब एक जो क्रेज है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस लाइन पर दिखाई पड़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये जो तमाम जो है वो सिंगल सिनेमा स्क्रीन में, जो आजकल बहुत कम सिंगल सिनेमा स्क्रीन बचे हैं, मल्टी स्क्रीन की जगह वहाँ बनारस में ये आनंद मंदिर सिनेमा हॉल है, वहाँ पर ये मल्टी जो स्क्रीन का जो सिनेमा हॉल है, सिंगल सिनेमा स्क्रीन का जो हॉल है, वहाँ पर पठान लगी है। और उसका क्रेज आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर वर्ग, हर तबके का लोग इस समय पठान देखने के लिए सिनेमा हॉलों में है, और आज पहले दिन उसकी ओपनिंग है, लिहाजा यहाँ पर भी इस आनंद मंदिर सिनेमा हॉल में भी उसके लिए इस तरीके की भीड़ और क्रेज नजर आ रही है। वाराणसी के आनंद मंदिर सिनेमा हॉल से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। पठान के रिलीज के मौके पर पूरे देश में अलग अलग शहरों में आपने देखा कि शाहरुख खान के चाहने वाले, उनके फैंस किस जबरदस्त उत्साह में नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो कई शो देखने की तैयारी में हैं, उन लोगों को, खास करके युवाओं को तो फिल्म बहुत ही पसंद आ रही है। लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं से अभी भी विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें आई हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रदर्शन के कारण फिल्म का पहला शो रद्द भी करना पड़ा। आगरा में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है, और पटना में भी फिल्म को लेकर प्रदर्शन हुआ है।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं गिरीश वानखेड़े जो फिल्म ट्रेड एनालिस्ट हैं। धन्यवाद आपका गिरीश वानखेड़े जी। आपने देखा जबरदस्त उत्साह लोगों का, कई सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर तो एक तरह से दोबारा खुले इसी के लिए, तो कह सकते हैं कि सिनेमा घरों के लिए और हिंदी सिनेमा के लिए बड़ी अच्छी खबर लेकर आई है ये फिल्म पठान। जी हाँ, बहुत खुशी की बात है। करीब 25 से 30 नए सिनेमाघर फिर से खुले हैं जो कि सिंगल स्क्रीन्स थे और बंद हो चुके थे। बेसिकली कोविड के बाद करीब 1,500 से 2,000 सिंगल स्क्रीन्स बंद हो चुके थे, उसमें से 25 रीओपन हुए हैं पठान को लेकर, जो कि एक अच्छी खबर है। आज हमारे देश में करीब 5,030 के सिनेमा घरों में ये फिल्म रिलीज हुई है। अब्रॉड, ओवरसीज ये करीब 2,500। तो कह सकते हैं कि यही वो फिल्म है, वो बड़ी फिल्म जिसका कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इंतजार था कि रिवाइव हो। यही वो फिल्म है, क्योंकि पिछला साल बहुत बुरा रहा और इस साल की शुरुआत पठान से होनी तय थी और उसका इतना बड़ा यूफोरिया, इतना बड़ा एक्साइटमेंट जब हम देख रहे हैं तो लगता है कि 2023 का साल अब बड़ा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अगले फेब में फिर 4 बड़ी फिल्में हैं, उसके बाद मार्च में 2 बड़ी फिल्में हैं और पिछला साल बहुत बुरा होने के कारण थोड़ा सेंटिमेंट डाउन था, लेकिन पठान की जिस तरीके से ओपनिंग हुई है उससे ये सेंटिमेंट फिर से जबरदस्त और पॉजिटिव हो चुका है। तो कारोबार को क्या कहेंगे आप? अभी ओपनिंग आज वो भी वीकडे में ही फिल्म रिलीज हुई, एक बुधवार को, शुक्रवार को नहीं। आगे एक अच्छा वीकेंड आने वाला है लंबा। जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वेडनेसडे नॉन हॉलीडे के दिन इतनी बड़ी ओपनिंग, मैं समझता हूं, मेरा प्रेडिक्शन तो पहले 40 करोड़ का था, लेकिन जिस तरीके से मैं फिगर्स देख रहा हूं ये किसी भी तरीके से 50 करोड़ तक जाएगा फर्स्ट डे। और फिर जब दूसरा दिन यानी कि 26 जनवरी की बड़ी छुट्टी है तो उस दिन तो ये एस्ट्रोनॉमिकल फिगर हो जाएगा, मतलब छुट्टी का दिन है तो ये करीब 60 करोड़ तक टच कर सकता है। और उसके बाद फिर वीकेंड है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये जो वीकेंड है जिसको हम एक्सटेंडेड वीकेंड बोलते हैं, 5 दिन का, इन 5 दिनों में इस फिल्म के 200 करोड़ को क्रॉस करने के पूरे चांसेस है, जो कि बहुत ही बड़े पॉजिटिव चांसेस है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये फिल्म जो है पठान, और एक उत्साह देखा जा रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी। धन्यवाद आपका गिरीश वानखेड़े हमसे बात करने के लिए। कारोबार के लिहाज से ये फिल्म बहुत ज्यादा अच्छा संदेश दे रही है पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, और उत्साह है सिनेमाघर मालिकों में भी, उत्साह है बॉलीवुड में। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक लेंगे हम, और उसके बाद भारत और मिस्र के संबंध और मजबूत हो रहे हैं। गणतंत्र दिवस में खास मेहमान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसी। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसी। इसके अलावा मिस्र की सेना की एक टुकड़ी भी 26 जनवरी के परेड में हिस्सा लेगी, और यह माना जा रहा है कि भारत मिस्र के साथ अपने संबंधों को और विस्तार देने की कूटनीति पर अमल कर रहा है। मिस्र दरअसल अपनी भू राजनीतिक अवस्थिति की, यानी कि अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से बहुत अहम है। भारत के लिए भी वो अफ्रीका और एशिया के बीच का एक दरवाजा बनाता है। पश्चिमी एशिया की राजनीति पर उसका अच्छा असर है। हिंद महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर पर उसकी पकड़ उसे और भी अहम बनाती है। इसके अलावा भारत के साथ इजिप्ट के रिश्तों के और भी आयाम हैं। रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में भी इस रिश्ते की भूमिका बहुत अहम है। इसलिए अपने इस मेहमान के साथ भारत ने कई जरूरी समझौते किए हैं। दोनों देशों ने, यानी कि भारत और इजिप्ट ने आईटी, साइबर सुरक्षा, संस्कृति, युवा मामलों और प्रसारण को लेकर 5 समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच सालाना कारोबार $1200 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और वैज्ञानिक मामलों में भी दोनों देश समग्र सहयोग का एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। यही नहीं, रक्षा उद्योग में भी दोनों देशों की साझेदारी का इरादा है। भारत और मिस्र के आर्थिक राजनीतिक संबंध बहुत पुराने हैं। दोनों कारोबार के लिहाज से एक दूसरे की सबसे तरजीह की सूची में हैं, और दोनों फिलहाल सालाना 725 करोड़ का कारोबार करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के संबंध ऐतिहासिक स्मृति का हिस्सा रहे हैं।
भारत और इजिप्ट दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने का प्रयत्न करते रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत नवदीप सूरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। इन इलाकों को अच्छी तरह से समझते हैं। इस समय भारत ने जो गणतंत्र दिवस पर खास मेहमान आमंत्रित किया है इजिप्ट के राष्ट्रपति सिसी को, वो कितना अहम है और ये क्या संदेश देता है मोदी सरकार की जो अरब देशों के प्रति डिप्लोमेसी रही है, जिसमें काफी इजाफा देखा है हमने पिछले कुछ सालों में। जी, इसमें कोई शक नहीं कि 2014 के बाद बहुत एक इजाफा हुआ है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो एनर्जी डाली है प्राइम मिनिस्टर ने, डॉक्टर जयशंकर ने, उससे पहले मिसेस सुषमा स्वराज ने, और हम उसके नतीजे देख रहे हैं, चाहे हमारे जो इलाकात यूएई के साथ हैं या सऊदी अरब के साथ हैं। अब मुझे उम्मीद है कि वही चीज़ होने वाली है मिस्र के साथ भी। ये जब हम किसी भी देश के लीडर को, नेता को बुलाते हैं चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे, तो हम एक अपनी तरफ से संकेत भेज रहे हैं, इशारा भेज रहे हैं दुनिया को कि ये देश हमारे लिए बहुत अहम है। हमारी पब्लिक को भी वो मैसेज आता है कि ये एक स्पेशल रिलेशनशिप है और मिस्र के लोगों को भी ये मैसेज आता है कि एक स्पेशल रिलेशनशिप है। मैं समझता हूं कि दो देश जो अपने अपने क्षेत्र में रीजनल पावर्स हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं बड़ी पावर बनने की। इजिप्ट का अपना एक पिवटल स्थान है एशिया और अफ्रीका के जंक्शन पर। तो जब हमारे दो देश एक दूसरे के करीब आएंगे एक बार फिर से, क्योंकि एक समय था 1950s में, 60s में, जब बहुत करीब थे हमारे रिलेशंस, लेकिन उसके बाद कुछ 30-40 साल कुछ ऐसा समय आया कि अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज बन गई। अब एक कोशिश की जा रही है कि फिर से एक तो वो जो एक नॉस्टैल्जिया था उसको रिवाइव किया जाए, लेकिन उसको एक 21st सेंचुरी की रूपरेखा दी जाए। आज के जो विषय हैं उनके ऊपर अगर हम कोलैबोरेट कर पाएं तो दोनों देशों के लिए ये एक फायदे की सिचुएशन रहेगी। जी, और इस समय जो डिफेंस में भी और टेररिज्म से खास करके लड़ने के लिए जिस तरह की बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच में, इजिप्ट बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है क्योंकि अरब देशों पर जो उसका इन्फ्लुएंस है और कैसे वो एशिया और अरब के देशों के बीच एक रास्ता, एक पुल के जैसा है। देखिए, इजिप्ट में काफी सालों से एक ये मुद्दा रहा है, एक समस्या भी रही है कि वहां कुछ एक इस्लामिक ग्रुप्स थे जिन्होंने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की, हावी होने की कोशिश की। अगर आपको याद हो, जब अनवर सादात राष्ट्रपति थे और उन्होंने इजराइल के साथ एक समझौता किया, कैंप डेविड एग्रीमेंट किया, तो उसके बाद उनकी असैसिनेशन भी एक इस्लामिस्ट ग्रुप से हुई। जब अरब स्प्रिंग हुआ तो एक मुस्लिम ब्रदरहुड ग्रुप जो हैं पावर में आए और लोगों ने काफी उसके खिलाफ निराशा प्रकट की। और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट सीसी जो हैं उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं रेडिकलाइजेशन को, एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म को कंट्रोल करने की, और इस एरिया में हमारे साथ उनकी अच्छी तालमेल रही हो सकती है, क्योंकि हमारा भी एक सिमिलर एजेंडा है कि वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को, रेडिकलाइजेशन को डिस्करेज किया जाए। डिफेंस के एरिया में अगेन मैं बात करता हूं 1950s की, 60s की, एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कि दोनों देश जो हैं मिलकर एक फाइटर जेट बनाएं। वो नहीं हो सका उस समय फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, लेकिन आज के दिन में हम फिर से सुन रहे हैं कि कुछ इजिप्ट का इंटरेस्ट है हमारे तेजस एयरक्राफ्ट में, हमारे ध्रुव लाइट अटैक हेलीकॉप्टर में, और हाल ही में जो हमने एक एक्सरसाइजेस की हैं मिस्र में हमारी एयरफोर्स और इजिप्ट की एयरफोर्स के बीच, और अभी जो एक्सरसाइज स्पेशल फोर्सेस के बीच हो रही हैं राजस्थान में, उनसे ये संकेत मिलता है कि दोबारा एक डिटर्मिनेशन है दोनों देशों के बीच
कि किस तरह हम अपनी डिफेंस रिलेशनशिप को फिर से स्थापित करें, उसको स्ट्रेंथन करें। जी, और एक इस और सवाल इससे जुड़ा हुआ कि जब से मोदी सरकार आई है, एक हमने आउटरीच देखा है अरब देशों की तरफ, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ओमान हो, चाहे यूएई हो, बल्कि हमने देखा कि यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सम्मान से भी नवाजा। तो लगातार जो अरब देशों के साथ में ये रिश्ते बढ़ाने की कोशिश रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? इसका क्या फायदा नजर आ रहा है? भारत जिस तरह अपने आप को प्लेस करना चाह रहा है जियोपॉलिटिकली। देखिए, अरब देश जो हैं और खासकर के जो खाड़ी के देश हैं, 6 जीसीसी कंट्रीज हैं और इराक है और ईरान है, ये हमारी नियर नेबरहुड है। और अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सदियों से हमारे अच्छे रिलेशंस और क्लोज ट्रेडिंग रिलेशंस रहे हैं इन देशों के साथ। लेकिन फिर वही बात कि जब हमारी पार्टीशन हुई तो हमारा एक देश का जो स्ट्रेटेजिक नजरिया था, वो फोकस था हमारे लैंड बॉर्डर्स पर चला गया। हम ये भूल गए कि हम बहुत सदियों के लिए मैरिटाइम पावर रहे हैं और वो मैरिटाइम जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, हम उनको शायद इग्नोर कर गए काफी सालों के लिए। अब हम उसको मेकअप कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि जितनी एनर्जी डाली गई है पिछले 7-8 साल में, हमारी आई थिंक प्रधानमंत्री ने बहरीन, कतर, ओमान, यूएई और सऊदी अरब 5 देशों को विजिट किया। यूएई को तो 4 बार विजिट किया। और हम देख रहे हैं कि किस तरह ना केवल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, किस तरह वो देश हमारे भारत में निवेश कर रहे हैं जी। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, जैसे कश्मीर है, आर्टिकल 370 है, इवन इन इश्यूज पर हमें इन इस्लामिक कंट्रीज की सपोर्ट मिली। जी बिल्कुल। एक और सवाल एक अलग खबर पे आपसे पूछना चाहूंगी, पर पहले बता दूं कि लोगों को कि क्या मामला है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होने वाली है, तो एससीओ की बैठक के लिए भारत ने पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों को न्योता भेजा है। हालांकि ये न्योता एक रूटीन है, लेकिन इसकी खास अहमियत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि 1 दशक के बाद होगा जब पाकिस्तान की लीडरशिप का भारत दौरा होगा। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत ने पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों को न्योता दिया है। पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और चीन के विदेश मंत्री किन गांग को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। रूस समेत सभी एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों को इसमें बुलाया गया है। एससीओ सम्मेलन मई में गोवा में होने वाला है। भारत ने 16 सितंबर को औपचारिक रूप से शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता संभाली थी। एससीओ संगठन 20 साल पुराना है, जिसमें रूस, भारत, चीन और पाकिस्तान सदस्य हैं और साथ ही सेंट्रल एशिया के 4 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके सदस्य हैं। भारत की अध्यक्षता में ईरान इसका सबसे नया सदस्य है। जो अब नवदीप सूरी साहब बुलाया गया है, पाकिस्तान को इसमें इनवाइट किया गया है और चीन को भी, लेकिन पाकिस्तान के साथ जिस तरह के रिश्ते रहे हैं और 1 दशक में पहली बार होगा जब पाकिस्तानी लीडरशिप यहाँ पर आएगी, तो इसको कैसे देखा जाए? क्या ये एक लगता है कि रिश्तों में करवट लेने की शुरुआत है? देखिए, जैसे आपने कहा, इनविटेशन तो एक रूटीन मैटर है। अगर हम होस्ट हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि हम जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सबको बुलाएं। लेकिन जो आपने बोला कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है रिलेशंस को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की। हमने रिसेंटली देखी शहबाज शरीफ जी की स्टेटमेंट्स जो हैं कि वो कहते हैं कि उन्होंने उनके देश ने एक लेसन सीखा कि जो पास्ट है उसको ना दोहराया जाए, लड़ाइयों का कोई फायदा नहीं है। उनकी इकोनॉमी की भी जो स्थिति है इस समय, कई एक पाकिस्तान में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अपने हित में है उनके कि भारत के साथ वो रिलेशंस को नॉर्मलाइज करें, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को नॉर्मलाइज करें। लेकिन उसको हमें ये इस चीज के साथ बैलेंस करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो इंटरनल डोमेस्टिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो वो काफी अस्थिर है जी। और क्या सरकार में इतनी कैपेसिटी है और क्या इस मूव के पीछे आर्मी की सपोर्ट है कि वो पीस की तरफ आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? ये हमें देखना होगा कि किस तरह पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस इशू पर बिहेव करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर नवदीप सूरी हमसे बात करने के लिए। तो 5 की बात में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद
बताएंगे दिग्गज कांग्रेसी एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ा। और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध करने के एक दिन बाद ही अनिल ने पार्टी छोड़ी है। और अनिल एंटनी ने पार्टी आला कमान पर बेहद तीखे वार करते हुए ट्वीट में लिखा है कि मैंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। I resigned from all my formal posts in the KPCC as well as the AICC today morning. But I would say that I didn't have any intention to hurt anybody's sentiments, neither did I ever want to be in a scenario where I would put the party in a difficult scenario or weaken in any manner. But certain events that has happened, especially in the last 24 hours and especially in the last few weeks, months, etc., currently I feel that I think it is untenable for me to continue working in the party in a professional capacity, and so I thought that it is best for my interest as well as the party's interest that I quit and move on.